Hello friends, welcome to my channel. Let's crack it. So today in this video we'll discuss about PS Stat 2023 expected answer की। जैसा कि आप लोगों सबने देख लिया होगा कि कल जो एग्जाम हुआ है PS स्टेट का, उसमें जो है हम एनवायरमेंटल स्टडीज, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी क्या एक्सपेक्टेड आंसर की रहेगी। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप लोगों को पता चल जाएगा, अपना एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन से याद है कि आपने आंसर क्या मार्क करा है इस क्वेश्चन में, तो इट विल हेल्प यू। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस सेक्शन इज ऑफ ईवीएस। तो ईवीएस के सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे, इट एनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इन्होंने पूछा है कि नॉट ट्रू, क्या चीज सही नहीं है, मतलब जो गलत जवाब है वही हमको देना है क्योंकि पूछा ही गलत है यहाँ पे। इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि बी, डी और सी ऑप्शन तीनों ही करेक्ट हैं, तो ए ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ओवर हियर। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी ए। Let us move towards our next question. Read the statement given below. Seeds require moisture for germination. ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Plants can absorb nutrients mostly in dissolved form. Irrigation protects crop from both frost and hot air currents. Irrigation improves soil texture. तो जहां तक है कि सीड्स को जो है मॉइस्चर तो चाहिए ही होता है जर्मिनेशन के लिए, प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं मोस्टली इन डिसॉल्व फॉर्म, ये भी सही बात है। इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ हॉट फ्रोस्ट एंड हेयर हॉट एयर करंट्स, ये भी बात ठीक है। इरिगेशन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट ओवर हियर। सो ए, बी एंड सी, डी, ये चारों ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी कंडीशन है वो हमें चाहिए होती हैं, मतलब जिनकी हेल्प से हमें फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, लेकिन इनमें से एक चीज लिखी है जिसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो गार्ड सेल, वैक्यूल और स्पेस बिटवीन सेल्स, इन सबका कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर। तो बी पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 94th। Which of the following statement is or are correct? हेठा ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ सही है? All green plants can prepare their own food. ये बात बिल्कुल ठीक है। All green plants can prepare their own food. Most animals are autotrophs. Animals autotrophs तो नहीं होते, only plants are autotrophs. तो ये जो है वो गलत हो जाएगा हमारा बी पार्ट। थर्ड है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 96th क्वेश्चन। अनुष्का वांटेड टू बाय अ गिफ्ट मेड मेड ऑफ एनिमल फाइबर obtained without killing the animal. Following would be the right gift. तो क्या होगा, वुलन शॉल होगी, एनिमल फर कैप होगी, सिल्क स्कार्फ होगा या फिर लेदर जैकेट होगी। देखिए बी, डी और सी के लिए इन सबको एनिमल को किल करना पड़ेगा, तब जाके यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर फाइबर, लेकिन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वुलन शॉल को बनाने के लिए हमें एनिमल को किल नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 97th is, which of the following statement is or are true for सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए ट्रू है। प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, ठीक है ये। टू प्लांट्स आर ऑलवेज असेंशियल, फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, ये भी ठीक है। ओनली इंसेक्ट्स आर द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ओनली इंसेक्ट्स नहीं होते। तो फर्स्ट और थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। Arnav visited a forest near his town with his classmates and his teacher. As they were entered the forest, their class teacher told them not to make noise in the forest. कि forest में आवाज नहीं करनी, as noise could disturb.
किस किस को डिस्टर्ब कर सकती है वो? बर्ड्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, या बोथ बर्ड्स एंड एनिमल्स को? सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। बोथ बर्ड्स एंड एनिमल्स को डिस्टर्ब कर सकती है उनकी नॉइज। क्वेश्चन नंबर 99 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द ट्री? कौन सा इनमें से ट्री का नाम नहीं है? हमें पता है टीक एक ट्री का नाम है, पॉर्क्यूपाइन भी ट्री का नाम है, कचनार भी ट्री का नाम है, तो ओनली सॉल इज नॉट द नेम ऑफ द ट्री। Question number 100 is sea and oceans are full of water on earth. However, a very small percentage of water are free are available on earth for us. This percentage is roughly for us. कितनी percentage है ये हमारी? तो ऑप्शन नंबर ए 0.006%, 0.06%, 6% और 0.6%। सो जो अवेलेबल, वैसे तो 97.6 प्रेजेंट है सीज और ओशंस का, टोटल जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो 97.6 है, बट द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर अस ऑन अर्थ इज 0.6%। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, 0.6%। 101 क्वेश्चन इज अ मैन डिगिंग द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है, कोई लेक हो सकता है, कोई आप लगा सकते हो रिवर हो सकती है, कोई सी हो सकता है, कोई ओशन हो सकता है। तो उसके पास जो है धरती को खोदा जा रहा है। फाउंड दैट सोइल वॉज मॉइस्ट, तो वहां पे उनको दिखाई दिया कि जो मिट्टी है वो गीली है। एज ही केप्ट टिकिंग डीपर एंड डीपर ही रीच अ लेवल, क्योंकि उसके बाद भी वो मिट्टी को खोदता गया, उसके बाद वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचा जहाँ पे मिट्टी के बीच का जो स्पेस है और रॉक्स के बीच का जो गैप है वो पानी से भरा हुआ है, इज फिल्ड विद वाटर। तो अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर, इस अपर लिमिट ऑफ द लेयर को क्या बोला जाता है? सो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वाटर लेवल, वाटर टेबल, वाटर लिमिट एंड ग्राउंड वाटर। तो ये इसको बोला जाता है वाटर टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 101 बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, वाटर टेबल। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन पर पर्सन पर डे इज अ मिनिमम ऑफ, मतलब मिनिमम जो है एक पर्सन को कितना पानी चाहिए होगा कि डेली की उसकी जो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, ड्रिंकिंग है, वॉशिंग है, कि जहां जहां पे भी उसको पानी की जरूरत है वो कितना पानी उसको चाहिए होगा। तो अकॉर्डिंग टू यूएन नेशन इट इज 50 लीटर। Water polluted by various human activities causes a number of waterborne diseases. Which of the following is not a waterborne disease? कौन सी इनमें से जो डिजीज है वो पानी से होने वाले डिजीज नहीं है? कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, ये सभी पानी से होने वाले डिजीजेस हैं। ओनली अस्थमा इज दैट डिजीज विच इज नॉट caused बाय वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ द सीवेज? मतलब इनमें से कौन सा जो है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ द सीवेज का पार्ट है? यूरिया होता है, पेस्टिसाइड्स, फोस्फेट, वेजिटेबल वेस्ट नहीं होता बिकॉज ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर का सोर्स कौन सा नहीं है? होम्स में से वेस्ट वाटर रिलीज होता है, हॉस्पिटल्स में से, इंडस्ट्रीज में से, सब में से वेस्ट वाटर रिलीज होता है, बट सीवर्स में वेस्ट वाटर जाता है। इट इज नॉट द सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, ये सीवर्स में वेस्ट वाटर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो चुका है। अ बेगर रैप्ड हिमसेल्फ विद अ फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, यानी कि सर्दियों के दिनों में एक बेगर ने अपने आप को न्यूज़पेपर में रैप कर लिया। दिस हेल्प्ड हिमसेल्फ वार्म बिकॉज, दिस हेल्प हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म बिकॉज, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या उसको लगा ऐसा कि इसकी वजह से मैं सर्दी से बच सकता हूँ? So this is the correct option over here. Air trapped between the layers of newspaper is a bad conductor of heat. 107 question is Raghav and Prinda measured their body temperature. Raghav measured it as 98.6 degree Fahrenheit and Prinda recorded 98.6 degree Fahrenheit and Raghav recorded 37 degree Celsius. So if we apply the formula of conversion of Fahrenheit into degree Celsius, तो ये 98.6 डिग्री Fahrenheit इज इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है। 98.6 डिग्री Fahrenheit और 37 डिग्री सेल्सियस दोनों ही सेम टेम्परेचर है।
और जैसा कि हम सबको पता है कि 98.6 जो है एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, तो ना ही दोनों का हाई है, ना ही दोनों में से किसी का लो है, दोनों का इक्वल है, दो बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर 98.6 से ज्यादा होगा देन दे विल सफर फ्रॉम फीवर, बट नाउ दे आर हैविंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। Question number 108. Iron pillar near Qutub Minar in Delhi is famous for the following facts. Which of these facts is responsible for the long stability? कि अभी तक जो कुतुब मीनार दिल्ली में है, स्टेचू एज इट इज खड़ा है आयरन पिलर के पास, तो उसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है? इट इज मोर देन 7 मीटर्स हाई। हाई तो कोई भी बिल्डिंग हो, उससे स्टेबल नहीं हो सकता वो, उसके वेट की वजह से भी स्टेबल नहीं हो सकता वो। इट वॉज बिल्ड, बहुत पुराना बना हुआ है तो भी स्टेबल तो हम कह ही नहीं सकते कि बहुत पुराना बना हो तो मतलब हमें डाउट हो सकता है कि whether it is stable or not, but D part is the correct option over here. It has not rusted after such a long period. इतने सालों बाद भी उसको जंग नहीं लगा है। Next is question number 120th. A school trip has been organized to visit to Jaisalmer during summer season by EVS teacher. The students are taken to field where rainwater harvesting is done and are asked to prepare a case study report about rainwater harvesting. तो school trip is the best interesting activity to conduct. तो यहाँ पे क्या किया गया, एक स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया जैसलमेर में समर के सीजन में। तो स्टूडेंट्स को ऐसे फील्ड में लेके जाया गया जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, सो दैट दे वुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और बाद में उनको क्या बोला गया, केस स्टडी लिखने को बोला गया। तो ऐसा ट्रिप अरेंज करने का स्कूल का क्या पर्पस हो सकता है, या ईवीएस टीचर का क्या पर्पस हो सकता है, तो ये हमें बताना है यहाँ पे। Make students understand how the human mind can solve problems that are not solved by nature. This is not the purpose. Such activities not only help the learners enjoy the time outside the class, but also allow them to learn the importance of water conservation. कि ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट कराने से ना तो सिर्फ बच्चे अपना बाहर टाइम एंजॉय करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने टीचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बट वो वाटर कंजर्वेशन की या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे टू मेक देम अंडरस्टैंड द यूज ऑफ और द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग हाउ टू राइट केस स्टडी, वो तो बच्चा क्लास में बैठ के भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। Which among the following consideration would an EVS teacher keep in mind while डिजाइनिंग अ ग्रुप एक्टिविटी इन हिज क्लास? कि जब वो एक ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है अपनी क्लास में, एक ईवीएस टीचर, तो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? एंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अपील इक्वली टू बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी ठीक है। यूज एक्सपेंसिव मटेरियल, दिस इज नॉट द पर्पस। अपील टू चिल्ड्रन टू ऑल रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब बायसनेस नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई बॉय है चाहे कोई गर्ल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। या जो ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं, हम जो ग्रुप्स बना रहे हैं, उसमें हमने ये नहीं देखना कि सेम कैटेगरी के बच्चे एक उसमें ग्रुप में डाल दो, या इंटेलिजेंट बच्चे एक ग्रुप में डाल दो, वीक स्टूडेंट्स एक ग्रुप में डाल दो, या सेम रिलीजन वाले एक ग्रुप में डाल दो, सेम कल्चर वाले एक ग्रुप में डाल दो, सेम मदर टंग वाले एक ग्रुप में डाल दो। ऐसे हमें एबिलिटी बेस्ड पे बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। हमें जो ग्रुप है हमें वो मिक्स्ड बनाना है कि उसमें सारे कल्चर के बच्चे भी आ जाए, सारे रिलीजन के बच्चे भी आ जाए, और बॉयज और गर्ल्स भी इक्वली उनको मौका मिले। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो ए आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbooks for EVS for class 1 and class 2, क्योंकि जो EVS पढ़ाई जाती है वो क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स पढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए EVS की टेक्स्ट बुक नहीं बनाई गई, मतलब पढ़ाई तो जाती है उसमें लेकिन टेक्स्ट बुक नहीं बनाई गई है उसमें। तो क्या मकसद हो सकता है एनसीएफ 2005 का इस प्रिस्क्राइब करिकुलम ना देने पे? द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस, क्या कारण हो सकता है? ईवीएस इज ओनली फॉर क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स, नो। लर्नर्स इन क्लास 1 and 2 कैन नॉट रीड एंड राइट, ऐसे तो नहीं है, उनको बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ ही रहे हैं, ईवीएस में ऐसा क्या स्पेशल है? टू प्रोवाइड कंटेक्चुअल एनवायरमेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। की यहाँ पे हमें बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हम बच्चों को रियल लाइफ से रिलेट करके पहले हम उनको एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस समझाते हैं, बाद में हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। टू रिड्यूस द लोड ऑफ द करिकुलम, ये तो बिल्कुल गलत। नेक्स्ट इज डैश इज द फर्स्ट स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टार्ट देयर इनिशियल लर्निंग। कौन सा पहला स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे सबसे पहला सीखना स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, दो टाइप सोशलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सोशलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है।
तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो फैमिली है वो आती है, तो सबसे पहला स्कूल जो स्कूल रहता है बच्चों का वो फैमिली रहता है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिव और ऑनलाइन असेसमेंट टूल जो है हमें इसमें मैच करना चाहिए। जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी है यहाँ पे। फॉर्मेटिव ऑनलाइन असेसमेंट विल बी मैच्ड विद वीकली क्विजेस। बी का तो थर्ड है, समेटिव ऑनलाइन असेसमेंट जो है सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल से होगा। फॉर्मेटिव ऑफलाइन असेसमेंट जो है इंडिविजुअल लेबोरेटरी रिपोर्ट से होगी, और ये वाला फर्स्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर 1115 इज, इसका जो एजर्शन है वो विजिबल नहीं है, सो हम इसका पंजाबी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। याददाश्त ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ अध्यापन कुछ भी नहीं है, पर विषय ਨੂੰ ਰੱਟ के सीखना ਹੁੰਦਾ है कारण। यस, हमें मतलब रट के नहीं सीखना है किसी भी चीज को, हमें उसको लर्न करना है। और जो इसका रीजन है वो ये है, एज अगेंस्ट रिफ्लेक्टिव लेवल द मेमोरी लेवल इज हाईली थॉटफुल। मेमोरी लेवल जो है हाईली थॉटफुल होता है, ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। Question number 116 is, the teacher with 50 students class wants them to participate in an activity which involves maximum number of senses to enable them to enhance learning. Learning भी उनकी enhance हो, for the purpose to have to follow the suitable activity of 50 students। मतलब 50 students को हमने एक ऐसा करना है कि वो 50 के 50 बच्चे एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस जो उसमें यूज हो, ताकि बच्चे जो उनकी जो लर्निंग है वो एनहांस हो, बच्चे क्रिएटिव बने, उनकी आईक्यू लेवल अच्छा हो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग फील्ड विजिट टू सम पॉपुलर प्लेसेस, कुछ पॉपुलर जगह पे हम फील्ड विजिट लेके जा सकते हैं। यूजिंग रेलिवेंट स्मार्ट क्लास टीचिंग लर्निंग, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, सबके सब पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे, हमें उनकी लर्निंग भी एनहांस करनी है। इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी, मतलब किसी बाहर से किसी बंदे को बुला के अपने उसके जो स्किल्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कराए, उसमें भी कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे, दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दिस एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज नेक्स्ट है एनकरेजिंग डिबेट एंड डिस्कशन अमंग ग्रुप, हम बच्चों को डिबेट या मतलब डिस्कशन, एक टॉपिक दे दें कि इस टॉपिक पे डिबेट करो या डिस्कशन करो, इसमें बच्चे एक्टिव रहेंगे। बट फील्ड विजिट में बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जब बाहर बच्चे जाएंगे तो वो उनकी लर्निंग भी एनहांस होगी, वो इंटरेस्ट भी लेंगे और अच्छे से वो एक्टिव भी रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज? सोशलाइजेशन एजेंसी मैंने अभी आपको बताया दो टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसमें कम्युनिटी, फैमिली, सेम ग्रुप के भी आ जाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब आ जाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 118। 119 is, a teacher intends to conduct remedial classes for some students who are not responding satisfactorily. Which type of evaluation she or he would undertake for choosing student for his or her remedial classes? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल क्लासेस की बहुत अच्छे से बात करी है। तो अगर हमें सबसे पहले हम बच्चे को डायग्नोज करेंगे तभी हम उसको रेमेडियल क्लासेस दे पाएंगे। स्पेशल अटेंशन गिवन टू स्टूडेंट्स विद और विदाउट स्पेशल नीड्स, कि चाहे उनके पास स्पेशल नीड्स हो या ना हो, हमने बच्चों को स्पेशल अटेंशन देनी है, तो इस टाइप के एजुकेशन को इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ईवीएस सेक्शन आप लोगों को खत्म होता है, एंड फ्रॉम हियर इंग्लिश सेक्शन हैज स्टार्टेड। तो ये पैसेज था आपका नंबर 1 पैसेज। क्वेश्चन नंबर ये पैसेज के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इसको। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। हाउ अकॉर्डिंग टू पैसेज डेमोक्रेसी कैन बी प्रिजर्व, डेमोक्रेसी के ऊपर ये पैसेज था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, बाय हैविंग एन इफेक्टिव ओपोजिशन। वर्च्यू ऑफ लिबर्टी मीन्स, वर्च्यू ऑफ लिबर्टी का यहाँ पे क्या मतलब दिखाया गया है कि डूइंग डिबेट, हैविंग फ्री विल, टॉलरेटिंग एरर्स टू सर्व द ट्रूथ। तो इन दिस पैसेज, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रीडम विल बिकम अ रियलिटी, कौन से केस में फ्रीडम जो है वो रियलिटी? Next question is, when according to the passage freedom will become a reality when men voice and examine their opinion। तो ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैसेज। द डैश लाइफ इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मेन, कौन सी लाइफ जो है मेन के द्वारा जो जी गई है वो अनफिट है? तो अनएग्जामाइंड, बाकी सब होनी चाहिए बट अनएग्जामाइंड लाइफ नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। द एंड इज टू फाइंड द ट्रुथ, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज ट्रुथ? ट्रुथ मतलब सच्चाई, कैसा नाउन है ये? ना तो प्रॉपर नाउन है, ना कॉन्क्रीट है, ना ही काउंटेबल नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेवेज वर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? सेवेज वर्ड मतलब इसमें ऐसा बोलते हैं जिसको वायलेंट बोलते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, सिविलाइज्ड पर्सन होना चाहिए, सेवेज नहीं। 97th क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू वेंट। वेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सप्रेस फीलिंग्स।
तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। इन आंसर से आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन आप लोग लगा कर आए हैं और जो ऑप्शन ये है, बिकॉज ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आंसर की भी आप लोगों की इसी अकॉर्डिंग आने वाली है, बिकॉज यही इनके आंसर्स हैं। तो आप लोग ना चेक कर सकते हैं कि आप लोग यही आंसर्स मार्क करके आए या कोई और से आप लोगों की हेल्प हो जाएगी आपके मार्क्स कैलकुलेट करने में। विच एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैन? मैन से हम मैनली एडजेक्टिव बना सकते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ 98 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, ये दूसरा पैसेज था यहाँ पे, सेकेंड पैसेज है यहाँ पे। वॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैज गिवन अस गोट लाइक पावर्स? तो यहाँ पे सिविलाइजेशन इसका आंसर है। हाउ मशीन्स हैव बिकम आवर मास्टर्स? कि मशीन्स कॉस्टली होती हैं, वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, या मशीन डिमांड मेंटेनेंस, या मशीन आर हार्ड टू मैनेज? तो इसमें मास्टर हमारी इसलिए बन गया मशीन्स कि वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन द मशीन्स। वाई मशीन्स आर स्टर्न मास्टर्स? बिकॉज दे डिमांड केयर एंड राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल। कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मैनमेड होती है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट। What according to the author can be done with the time when machines have time save for us? कि हम उस टाइम का क्या कर सकते हैं जो मशीन ने हमारा टाइम बचाया है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पैसेज। What will happen to machines if they are not looked after well? Stop working, grow sulky, spread destruction। तो इसमें सब कुछ आएगा, डी पार्ट। सिनोनिम बताना है सल्की का। सल्की का सिनोनिम होता है यहाँ पे चीयरफुल। स्टर्न का अपोजिट वर्ड बताना है। स्टोन का जो अपोजिट वर्ड है वो जीनियल है। इसमें मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर्स। इसमें वेरी क्या है? वेरी जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि उस सॉरी एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। डैश इज द रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस विद विच syllables ऑफ अ वर्ड आर प्रोनाउंस्ड? क्या बोलते हैं हम इसको? कि डैश इज द रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस विद विच syllables ऑफ द वर्ड आर प्रोनाउंस्ड? इसको हम बोलते हैं वर्ड एसिड। There are dash number of consonants phonemes in received pronunciation। तो ये 24 phonemes होते हैं consonant phonemes। क्योंकि कॉन्सोनेंट्स बेसिकली तो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें से 5 वोवल्स होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन फोनीम्स का मतलब हाँ, सबके अलग अलग साउंड होती है। तो टोटल मिला के कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? वो 24। कुछ बच्चे यहाँ पे 26 में से 5 माइनस करके 21 लगा कर आए होंगे, बट डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, एन जो साउंड है वो कैसी साउंड है? एफ्रिकेट है, लेटरल है, प्लूजिव है, या नेसल है? इस ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है, मैं आपको मतलब मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है कि इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। 110 question is, the goal of English language learning at primary level is or are attainment of a basic proficiency as required in natural language learning। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इनटू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉलेज एक्विजिशन। तो इसमें बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द बॉडी ऑफ एम्पेरिकल रूल्स विद विच एक्सप्लेन एंड रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को रेगुलेट करना और उसको एम्पेरिकल रूल्स की बॉडी बनाने, कौन बताता है हमको? ग्रामर। डैश इज मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, जिसमें बच्चे के आगे एग्जाम्पल्स पहले रखे जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कंक्लूजन खुद ड्रॉ करेगा। तो ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है, ये इंडक्टिव मेथड होता है। इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग किसी भी लेटर में क्या होती है? तो जो बॉडी होती है लेटर की, वही उसकी इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग होती है। अकॉर्डिंग टू बिलो, डैश इज द मोरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइजेस फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चे को ड्रामेटाइजेशन मत कर सकते हैं, मतलब कोई रोल प्ले करके दिखा दे, कोई स्टोरी बता दे, कोई रेमेडियल टीचिंग कर दे। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। CLTA की फुल फॉर्म क्या होती है इंग्लिश पेडागोजी के अकॉर्डिंग? तो ये होती है कम्युनिकेटिव लिंग्विस्टिक टीचिंग अप्रोच। फाइंड द वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ स्लम्बर। तो इसमें वेकअप जो है इसका एंटोनिम है। आई बॉट इट डैश 100 रुपीज। तो इसमें 4 आएगा, प्रेपोजिशन है ये, 400 रुपीज। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What are the qualities of a good classroom speech? It should be done in normal speed. Pauses लिया जानी चाहिए। Speakers make use of proper stress and annotation। तो इसमें सभी आएंगे, सभी क्वालिटीज होनी चाहिए गुड क्लासरूम टीचिंग की। तो विद दिस आर इंग्लिश सेक्शन हैज फिनिश्ड, और यहाँ से हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चों को नहीं दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अरेंज करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। वो ये आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। वैसे तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं इसको वर्बलाइज कर दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं मैथमेटिक्स के, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो कि अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं, बिकॉज उसमें वेरिएबल ज्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू NPE 1986, अप टू व्हाट लेवल मैथमेटिक्स शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन इन इंडियन स्कूल्स?
तो ये सेकेंडरी स्टेज तक हमारी जो है वो कंपल्सरी होती है। Following are the recommendations dash and dash on evaluation reforms in school education. The traditional examination are being replaced with CCE. तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम क्रैमिंग की बात करते थे, वो आपको सीसीई के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये किसने बोला है? एनसीएफ 2005 ने बोला है या फिर एनईपी 2020 ने बोला है? क्योंकि बाकी के दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है इसमें, तो हमारे पास ये जो सीसीई में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम है ये एनईपी 2020 ने बोला। Which type of testing helps a teacher to know why a student is feeling difficult in learning a particular concept? तो हमको पता है इसमें हमें डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करनी है जिसमें हम पता लगा सकेंगे कि बच्चे की वीकनेसेस कहाँ पर है। Which of the following is not a problem in teaching learning of mathematics? क्या इसमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन था हमारा, इसमें पूछा कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। A curriculum that disappoints both a talented minority as well as known by enriching teachers with a variety of mathematics, या फिर क्रूश। इसमें जो है ऑप्शन है हमारे पास क्लियरली विजिबल नहीं है, सो आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू। जो दो रेशियो है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, वो किसके अकॉर्डिंग? तो ऑप्शंस जो हम लोगों को दे रखे हैं यहाँ पे वो है रेशियो, स्क्वायर ऑफ द रेशियो, क्यूब ऑफ द रेशियो, नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की, सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी और पी क्यू आर, तो वो उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ द क्लास इज 63। तो सबसे पहले हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो यहाँ पे हम अगर इसके नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। तो 10 नंबर्स का फॉर्मूला होता है n/2। इवन की बात करें हम करते तो n/2 यानी कि 10/2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। तो 1 2 3 4 5, दिस इज द मीडियन। तो अगर यही मीडियन है तो मुझसे यही पूछा कि एक्स की वैल्यू क्या हुई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 63। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू, हम सबको पता है n/b होता है। Which of the following rational numbers have terminating decimal expansion? Terminating decimal expansion वो होता है जो खत्म हो जाती है, तो वो इसका आ रहा है 15/1600 का। बाकी सबकी नॉन टर्मिनेटिंग है। पर एनी टू ये हो चुका है, हो चुका है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर थिकनेस इतनी मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस दिस। तो जब हम बात करते हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, जब भी हमको नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स निकालने हैं क्यूबॉइड को बनाने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन। तो व्हेन आई कैलकुलेटेड आई गॉट द आंसर 400 पॉइंट समथिंग, सो वी विल मार्क 400 ओनली। A toy is in the form of a coin of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius. द टोटल हाइट ऑफ द कॉइन इज 15.5। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो रेडियस होती है हेमिस्फेयर की वही उसकी हाइट होती है। तो रेडियस की जो हेमिस्फेयर है वही उसकी हाइट हुई, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम हाइट निकालेंगे कोन की तो वो आएगी 12 सेंटीमीटर। तो व्हेन वी विल कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, तो कोन का जो ऊपर वाला होगा वो होगा πr/l और हेमिस्फेयर को होगा 2πr²। सो व्हेन आई कैलकुलेटेड आई गॉट द आंसर 214 पॉइंट, वो 3 आ रहा था। तो अगर सी और डी ऑप्शन में कहीं है 214.3 तो दैट विल बी द करेक्ट, अदरवाइज विल गो विद ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली? तो हमें पता है कि हम मीन को ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीडियन और मोड को कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन न्यूमरल? एक्सएल रोमन न्यूमरल है, वीएक्स भी है, एक्ससी भी है, एलएक्स नहीं है। आईएक्स होता है 9 नंबर के लिए, बट एलएक्स नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बार ग्राफ्स? बार्स ऑफ एनी विड्थ तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते। बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ यस कैन बी ड्रॉन वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग, बिल्कुल करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बोल रहे हैं विद अनइक्वल स्पेसिंग और इसमें बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल में इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए, जो कि bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. B option इसका करेक्ट होगा। The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, the ratio will be 3:4. So answer is 20 and 28. Their present ages are 20 and 28. How many diagonals does a convex quadrilateral have? तो 2 होते हैं।
If the number is the square number, it has to be the sum of. So it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। तो ये कुछ इस टाइप से लिखा है कि 1 1 का स्क्वायर है 1 to 1, 1 0 1 का स्क्वायर है, ये 8th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो रहा है कि 2 जीरोस लिखे हैं, तो यहाँ पे भी 2 जीरोस राइट पे, 2 जीरोस लेफ्ट पे, और फिर बीच में इन दोनों नंबर का एडिशन लिखा है 1 और 1 का। तो ऐसे यहाँ पे है 1 और 1, तो 1 और 1 हमने पहले लिख दिया। उसके बाद 3 जीरोस है, 3 जीरोस लेफ्ट पे, 3 जीरोस राइट पे, और बीच में इनका सम। तो ऐसे ही हमको ये वाला नंबर लिखना है, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, तो बीच में 6 जीरोस है, तो 6 जीरोस लेफ्ट पे, 6 जीरोस राइट पे, और बीच में इसका सम। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? ये तीनों ही परफेक्ट क्यूब है, बस 128 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। कमला बोरो 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंडेड ईयरली। ये भी 8th क्लास का क्वेश्चन है। द अमाउंट शी पेज एट द एंड ऑफ 2 years 4 months। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 years का अलग निकालना है आप लोगों को, और 4 months का अलग निकालना है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 62,000 समथिंग आ रहा था। 24th क्वेश्चन इज, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर ए। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द एक्सप्रेशन दिस। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये ऑप्शन करेक्ट है। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए, तो आंसर बचेगा हमारे पास x² + 6। x² + 6 बचेगा हमारे पास। Which of the following is not true when a transversal intersect two parallel line? तो corresponding angles equal होते हैं, interior angles on the same side of transversal is equal, ये नहीं होता। alternate angles equal होते हैं, interior angles on the same side of transversal is supplementary। तो सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो पूछा इनकरेक्ट है यहाँ पे। Which of the following is not a criterion for the congruence of triangles? हमें पता है कि 4 रूल्स होते हैं हमारे पास, SAS होता है, ASA होता है, और RHS होता है, और एक और होता है हमारे पास SSS। AAA नहीं होता, ये गलत है हमारे पास। A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm। तो इसको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमने लाइंस को लगा, साइड्स को मार्क करना है। तो 12 सेंटीमीटर के अराउंड अगर उसको रिवॉल्व किया गया तो 12 सेंटीमीटर जो है कोन की हाइट बन जाएगी हमारे पास। तो हमें बोला है कि इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है, 1/3 πr² होता है। तो जो रेडियस बनेगी इसकी वो बनेगी 5, और हाइट बनेगी इसकी 12। तो उसी हेल्प से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 314 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। सो आई होप आप लोगों को आपके जो क्वेश्चंस आपको याद रहे होंगे उसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। ये हमारी एक्सपेक्टेड आंसर की है, तो इसकी हेल्प से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप लोगों को कितने मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।